नमस्कार, वेलकम बैक बच्चों। तो क्या है बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और आज चैप्टर 3 फाइनली खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो सरकार तीन तरीके से बिजनेस कर सकती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कल बहुत देर लगाकर एक एक पॉइंट पे कई नए एग्जाम्पल देकर मैंने क्लियर करा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू कैसे बिजनेस होता है। सरकार बेटा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड होती है और मिनिस्ट्रीज फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। उन डिपार्टमेंट के थ्रू धंधा किया जाता है, उन्हें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोला जाता है। और सेकंड वन स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ये पेंडिंग है अभी बेटा। थर्ड वन पहले गवर्नमेंट कंपनी शुरू कर रहा हूँ, बहुत इजी खत्म कर सकता हूँ इसको, इसलिए इसको पहले शुरू कर रहा हूँ बेटा। गवर्नमेंट कंपनी क्या चीज होती है, कैसे सरकार धंधा करती है, बता दो बेटा। अगर आपने कोई नॉर्मल कंपनी बनाई, सबको पता है बेटा नॉर्मल कंपनी कैसे बनाते हैं। मैंने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पूरा चैप्टर बनाया, ठीक है जी। कंपनी का इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 में भी दिया था, चैप्टर 7 में पूरा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ाया। अब आपने कंपनी बनाई और बेटा अगर उस कंपनी में सरकार ने 51%, ये सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ। अगर कोई नॉर्मल कंपनी बनाई और उसमें सरकार ने 51% या उससे ज्यादा शेयर बाय कर लिए, तो बेटा उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। सरकार कोई भी हो, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिए या स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिए या दोनों गवर्नमेंट ने मिलाकर शेयर खरीद लिए, बोलेंगे उसको गवर्नमेंट कंपनी। 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार के लिखने चाहिए कि कोई सरकार है, उसे बोलने लग जाएंगे गवर्नमेंट कंपनी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बेटा ऐसी कोई कंपनी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है बेटा? बहुत सारी, बहुत सारी। लेकिन तीन एग्जांपल आप फिर भी याद रख लो, ठीक है। और मैंने एग्जांपल तीनों इतने ध्यान रखे कि आपको कोई जल्दी याद है। सेल भेल गेल बेटा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एग्जांपल हमेशा ऐसे बोल जाते हैं, सेल भेल गेल। कोई भी किसी के भी मुंह से सुनोगे ऐसे एग्जांपल आएंगे बेटा, ठीक है ना। स्पेशली उनके मुंह से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें वैसे ही आइडिया होता है इन तीनों का, और हमेशा ऐसे ही बोलते हैं उससे भेल गेल, ठीक है जी। बेटा तीन एग्जांपल बेस्ट हैं, इनको याद रख लेना। एक बात, दूसरी बात, और इनके फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, नहीं तो देखना। तो मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर सारे फीचर याद कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। अगर कभी पेपर में गवर्नमेंट कंपनी आ जाए और मुझे कोई फीचर ना याद आए ना, चुपचाप से कंपनी के सारे फीचर चिपका देना, कंपनी के सारे फीचर इस पर लगते हैं। समझ आई बात? Company is an artificial person having separate legal entity, perpetual succession and a common thing. सब लगते हैं इसके ऊपर। है तो कंपनी, तो शेयर बेचते टाइम सरकार ने शेयर खरीद लिए इसके। बनी तो कंपनी थी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनी थी। कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बनाया, वही एमओएस पे लगता है, वही एओएस पे लगता है। याद है एमओएस? क्या बोल कौन सी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ए वही बताता है कंपनी के रिलेशन विद इनसाइडर, एम वही बताता है कंपनी के रिलेशन विद, कुछ याद है? ठीक है, मैंने बस एक सिनेरियो बता दिया। अब वो बात को आगे बढ़ा देते हैं, एक बार पढ़ते हैं जरा नोट से कि क्या लिखा हुआ है। चलो बाबू, गवर्नमेंट कंपनी, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना। मैंने फिलहाल एक ही एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल। आप भेल और गेल ऐड कर लेना, ठीक है जी। पढ़ना फटाफट से इंट्रो, जल्दी से इंट्रो पढ़ो बेटा। वो गर्मी बढ़ती चली जाएगी, एक बैच और है, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो फटाफट से। जितना जल्दी निपटाओगे उतना जल्दी मैं इको का बैच भी निपटाने वाला बनूंगा। इंट्रो डन? हाँ बाबू, हाँ मैंने अभी फीचर पे आया ही, मैंने इंट्रो ही कहा था और मैं पहले ही सोच के बैठा हुआ हूँ कि 2013 करवाने इसको, टेंशन है तू। चलो बाबू, फीचर्स में पहले फीचर में कंपनीज एक्ट 2013 कर लेना, बाकी सब कुछ एज इट इज है। एक बार सारे फीचर पढ़ दो, इवन प्रॉब्लम आती रहे आप पढ़ते रहो,
मैं सारी प्रॉब्लम लूंगा 100%, आप पढ़ते रहो। लेकिन सुजल थोड़ा थोड़ा फिर भी समझ में आ सकता है, आप सिर्फ पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पक्का समझ में आएगा, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो। छह बातें अगर आपने पढ़ दी तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम लेनी शुरू करूँ। सर पहली बात सबको समझ में आ गई होगी, मुझे कोई डाउट नहीं है। सेकंड और थर्ड वन ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है, बस आपको याद नहीं आएगा कहाँ पढ़ा हुआ है। बाबू जब मैं कंपनी का फीचर पढ़ाता था ना, आर्टिफिशियल पर्सन, मैं याद कराता हूँ मैं क्या बोलता था वहां पर, तो आपको ये याद आएगा। बाबू कंपनी का हम फीचर पढ़ते थे आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें मैं बोलता था कंपनी को बेटा पर्सन बोला गया। ऐसा क्यों कंपनी को पर्सन क्यों बोला गया? हर वो काम जो एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है। अच्छा एक बात बताओ, आप प्रोपराइटर हो, धंधा शुरू करोगे, क्या करोगे? प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदोगे? बिजनेस की दुकान अपने नाम से खरीदोगे? कंपनी भी खरीद सकती है अपने नाम से प्रॉपर्टी। क्या करोगे? गुड्स अपने नाम से खरीदोगे? कंपनी भी खरीद सकती है। गुड्स अपने नाम से बेचोगे? कंपनी भी बेच सकती है। और क्या करोगे? केस कर सकते हो किसी के ऊपर, कंपनी भी कर सकती है। आपके ऊपर केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। लोन ले सकते हो, कंपनी भी ले सकती है। लोन दे सकते हो, कंपनी भी दे सकती है। और हर वो काम जो एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है, इसलिए कंपनी को बोला गया था पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया था कंपनी को? कंपनी भाई जिंदा इंसान नहीं है जो खाएगी पिएगी चलेगी दौड़ेगी। प्रोपराइटर ये सब काम भी करता है, खाएगा भी पिएगा भी चलेगा भी दौड़ेगा भी, इसलिए कंपनी को बोला गया था आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने वहां पर। अब जो ये दो बातें लिखी हुई है ना, ये दोनों बातें बेटा आर्टिफिशियल पर्सन में लिखी हुई थी वहां पर कंपनी के फीचर में, देखो पढ़ लो। कहता है कंपनी कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूट। कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है एंड बी सूट, कंपनी के खिलाफ भी केस हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन में अभी यही तो बात बताई मैंने। बाबू थर्ड वन कहता है कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। सर आर्टिफिशियल पर्सन में यही तो बात बताई मैंने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो पूछो। सिक्स्थ बता देता हूँ बेटा, कहता है इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, इट इज फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। काम की बात बाबू, कहता है कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। बेटा आप एक नॉर्मल कंपनी की तरह बिहेव करते हो, कहता है आप अपनी कैपिटल को रेस कर सकते हो वेरियस सिक्योरिटीज इशू करके। सिक्योरिटीज का मतलब जब तक कुछ और नहीं पता, मैंने तीन बार चीजों के बारे में बताया हुआ है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। बाबू आप एक नॉर्मल कंपनी हो, आपको पैसे की जरूरत है, आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर मार्केट में बेचो और पैसा ले लो। और कहता है आप फ्री हो अपने रेवेन्यू को यूज करने के लिए कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। बेटा इट इज अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए नहीं की तरह नहीं है। वहां क्या होता था, आपने जो भी रेवेन्यू कमाया सरकार को दे दो ट्रेजरी में, सरकार अपने आप देखेगी क्या करना है। यहाँ आपने कोई भी रेवेन्यू कमाया, आपकी इच्छा है कि ग्रोथ में लगाना है ग्रोथ में लगाओ, सर्वाइवल में लगाना है कंपनी के सर्वाइवल में लगाओ, और एक्सपेंशन में लगाना है और एक्सपेंशन में लगाओ, सरकार को नहीं देना है पैसा, ये आपका है। बाबू जब आप कंपनी होते हो ना, यू एक्वायर अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम योर शेयर होल्डर। याद है ना कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। याद है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने वहां क्या बताया था? कंपनी बिल्कुल अलग बात, इसके शेयर होल्डर बिल्कुल अलग बात। तो बाबू गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल अलग बात और गवर्नमेंट बिल्कुल अलग बात। गवर्नमेंट सिर्फ शेयर होल्डर ही तो है, कंपनी बिल्कुल अलग चीज है और सरकार बिल्कुल अलग चीज है। आज सरकार बदल जाए, आज सरकार बदल जाए तो क्या होगा? बदल जाए, क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट कंपनी चलती रहेगी। इसका मतलब सरकार के मरने पे कंपनी नहीं मरेगी, बिल्कुल नहीं मरेगी। कंपनी की एंटिटी सेपरेट होती है अपने शेयर होल्डर से। 1 मार्क क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर किसके नाम से खरीदे जाते हैं। अब ये तो समझ में आता है 51% शेयर सरकार के,
किसके नाम से खरीदे जाते हैं? 1 मार्क क्वेश्चन है, हर स्कूल में आएगा जितने बच्चे बैठे हो। मैंने नोट्स में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कोई भी काम की बात मैं नोट्स में नहीं लिखता। ये बात आपको 12th में ही पता लग जाएगी। अभी बच्चों को लगता है मनीष भैया के नोट्स मिल जाए सब कुछ मिल जाएगा। भाई मैं खुद बांटता हूँ, खुद PDF पता नहीं कहाँ कहाँ बांटी हुई है, बिहार आधे बच्चे यूट्यूब के, भैया नोट मैं सबको दे देता हूँ। आपको लगता है अगर नोट्स पढ़ा सकते हैं तो नोट्स से पढ़ लो, कोई काम की बात ही नहीं है पूरे 12th के नोट्स में। बच्चे से शेर हम तो 1.25 शेर भाई, हर एक आदमी को 1.25 शेर मिल जाता है। सर गवर्नमेंट कंपनी के शेयर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं, याद रखना। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, हर स्कूल में आएगा। ठीक है जी, बात क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। इसके बाद डिस्कशन करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स का। पहले मेरिट्स पढ़ दो फटाफट से। बताओ जी पुत्र, 4 में से क्या प्रॉब्लम लेनी है? गौरी बताओ क्या प्रॉब्लम आई आपकी? है फर्स्ट और थर्ड। बाबू सेकंड तो शायद सबको ही समझ में आ गया होगा, मैं बोल भी चुका हूँ कि बेटा गवर्नमेंट कंपनी है, हो तो कंपनी, आप बिल्कुल अलग चीज और आपके शेयर होल्डर बिल्कुल अलग चीज। देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ वन शायद पूछा नहीं है आपने कईयों ने, पर मैं खुद ही बता देता हूँ, कईयों की प्रॉब्लम होनी भी चाहिए थी। कहता है दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस एबल टू कंट्रोल द मार्केट। बाबू देखो, कहता है आप मार्केट कंट्रोल कर सकते हो, गुड्स और सर्विस को सस्ते दाम पर बेचकर, रीजनेबल दाम पर बेचकर। गवर्नमेंट के नाम का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब एक बात बताना है ईमानदारी से, एक कंपनी है सेल, मैंने भी नाम लिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत तगड़ा स्टील बेचती है इंडिया में। एक दूसरी कंपनी भी है प्राइवेट सेक्टर की, टाटा स्टील, वो भी स्टील बेचती है। सर अगर टाटा स्टील सस्ता बेचेगा, आप तब भी कहोगे नहीं नहीं तू सरकारी कंपनी है, सेल में तुझसे लूंगा, ऐसे? भाई सरकार के नाम का कोई एडवांटेज नहीं है, किसी भी मुकालते में मत रहना। समझ में आ रही है बात? अगर आपको मार्केट को कंट्रोल करना है, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी हो, कंट्रोल करने का तरीका एक ही है, रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स और सर्विसेज को बेचो। ऐसे कंट्रोल नहीं होने लगी मार्केट कि मेरे पास तो गवर्नमेंट का नाम है, मैं तो कुछ भी कर लूंगी। कुछ नहीं होगा, कोई सामान नहीं बिकेगा आपका, महंगा बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। क्लियर हुई बात? समझ आ गई बात? बाबू अब फर्स्ट और थर्ड की प्रॉब्लम। थर्ड वन कहता है इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजरियल डिसीजन। बाबू ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। बेटा गवर्नमेंट कंपनी के पास ये तो फ्रीडम होती है कि वो डिसीजन मेकिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बहुत सारे। देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बनी रहेगी, जहां सरकार का नाम आएगा कोई ना कोई पॉलिटिशियन की सोर्स चलती रहेगी आपके ऊपर, फिर भी लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट में आपके पास ऑटोनॉमी होती है सारे डिसीजन लेने की। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो भी नहीं होती। कल मैंने आपको बात समझाने की कोशिश करी थी कि चाहे आप स्टेशन मास्टर हो, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, वो IAS ऑफिसर हो, तब भी बेटा आपको पूछना पड़ता है रेलवे मिनिस्ट्री से कि ऐसा कर दूं, 50,000 खर्च दूं, हर चीज के लिए अप्रूवल। वहां तो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां कोई फ्रीडम ही नहीं है। यहाँ बेटा बिल्कुल फ्रीडम है आपको डिसीजन मेकिंग लेने की। कौन डिसीजन मेकिंग लेता होगा मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जो पुराने बच्चों को 1 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। सर कंपनी के लिए डिसीजन कौन लेता है 90%? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन बनाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? शेयर होल्डर। बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो बाबू ऑब्वियसली अगर मेजोरिटी आपके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी मर्जी का होता होगा। बाबू जो भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओगे उसको ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम होती है, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। हाँ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पर फिर भी बता रहा हूँ मैक्सिमम लेवल पे ऑटोनॉमी है। अपनी मर्जी का डिसीजन लो। आपको लगता है रॉ मटेरियल किससे नहीं, उससे लेना चाहिए, उससे ही लो भैया, कोई नहीं रोक सकता आपको। क्लियर है बात? फर्स्ट वन कहता है गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। बाबू ये पॉइंट ना 2 मिनट के बाद क्लियर करते हैं। जैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन शुरू होगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही शुरू होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पहली बात में क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है ना? अब इस पर टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। डीमेरिट्स पढ़ना फटाफट से तीनों। बाबू सेकंड वन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया,
तो आपको पार्लियामेंट को जवाब भी देना। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी गलती करेंगे तो जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद मांगेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल एंड आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर ओनली। किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पार्लियामेंट में जाके स्पीच देने की जरूरत नहीं है, मैंने क्यों किया और कैसे किया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप पूछ लेगी आपसे। समझ में आई बात? पार्लियामेंट में जाके जवाब नहीं देगी होती यहाँ पर, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ही बात है। थर्ड वन, सबसे पहले सेकंड फर्स्ट समझ लो। सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव एनी मच रेलेवेंस। बड़े काम की बात बाबू, कहता है सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज। बेटा कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर 100 के 100% शेयर सरकार के पास हो। देखो मैंने बोला 51% और मोर, 100 भी तो हो सकते हैं ना, ज्यादा में तो। बाबू अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 100% शेयर है, कहता है वहां पर फिर कंपनीज एक्ट की ज्यादा रेलेवेंस नहीं रह जाती। और आप खुद समझ सकते हो बेटा, मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ। एक कंपनी है यहाँ 100% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के मान लो, ठीक है, और उस कंपनी से ना कोई डिफॉल्ट हो गया, बाबू आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक अथॉरिटी है, उसे नोटिस भेजते टाइम भी 10 बार डर लगेगा। खुद बताओ ईमानदारी से, लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भेज दो, 100 के 100% शेयर उसके है, रील बना देगी, ऐसी जगह भेज देगी दोबारा वापसी नहीं होगी, पता है ना। तो बाबू अगर गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज, तो बाबू कंपनीज एक्ट की वहां कोई रेलेवेंस बचती नहीं है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट बात वही है बेटा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बनी रहती है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये बात लिखी हुई है कि बाबू गवर्नमेंट कंपनी है, पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं मिनिस्टर अपनी, जो चाहे वो करवा लेते हैं। अब होता है बाबू कई बार ऐसा कि आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, ठीक है जी, और आपका ब्रदर एंगेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ऑर में, वो स्टील के लिए बेसिक रॉ मटेरियल इज आयरन और आप जबरदस्ती सेल के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, मेरे भाई से ही खरीदना है रॉ मटेरियल। तो ऐसे प्रेशर, ऐसे दबाव आते रहते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बनी रहेगी, मैंने बता दिया था कल ही कि तीनों में बनी रहेगी वो। तो समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ाते हैं चर्चा को बेटा। अब जो एक पॉइंट मैंने मैरिट्स का छोड़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगली एक बात बोलने से ही। बेटा टॉपिक का नाम है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। खत्म आज ही कर लेंगे बेटा, अब मुझे लगता है इतना टाइम बचा कि आज ही खत्म हो जाएगा, 10:05 तक खत्म है। बाबू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन चीज क्या है और सरकार कैसे धंधा करती है? बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन बनता कैसे है बेटा? बाय द स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। सरकार को धंधा करना था, सरकार को गवर्नमेंट कंपनी भी सुटेबल नहीं लगी, प्लीज सामने देखना, सरकार को गवर्नमेंट कंपनी भी सुटेबल नहीं लगी, सरकार को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी सुटेबल नहीं लगा, तो आपके पास तीसरा रास्ता भी है धंधा करने का, आप पार्लियामेंट में स्पेशल कानून पास कर लो। आपको पता है इंडिया में कोई भी चीज कानून कैसे बनती है? मैंने पहले भी बताया, जो भी रूलिंग पार्टी होती है बेटा बिल लेकर आती है, सबसे पहले उसको बोलते हैं बिल। बिल लेकर आती है बेटा इन द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा। बाबू लोकसभा में जितने भी एमपीस बैठे होते हैं सब वोट करते हैं, सब डिस्कशन करते हैं, क्या चीज है ये? पहले डिस्कशन होगा, सब कुछ कई राउंड चलेंगे डिस्कशन के, कई सेशन चलेंगे डिस्कशन के, और उसके बाद बेटा वोटिंग होगी। अगर लोकसभा ने उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया फिर वो जाता है सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में विच इज राज्यसभा। वहां पर भी सेम डिस्कशन, अलग अलग राउंड, अलग अलग सेशंस, उसके बाद वहां पर भी वोटिंग। अगर वहां भी मेजॉरिटी से पास हो गया फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए। इंडिया में बेटा प्रेसिडेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जबकि बाहर के देशों में प्रेसिडेंट की वैल्यू बहुत है। इंडिया में प्रेसिडेंट की वैल्यू सिर्फ पेपर वर्क तक है, आपको पता है बाकी सारी पावर पीएम के हाथ में। तो बेटा प्रेसिडेंट साहब जिस दिन उसके ऊपर साइन कर देंगे उस दिन वो एक्ट बन जाएगा, उस दिन वो लॉ बन जाएगा। इंडिया में कोई भी कानून बनाना हो एक ही तरीका है, अगर सेंट्रल लेवल पे कानून बनाना है तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अगर स्टेट लेवल पे कानून बनाना है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। कानून बनने का तरीका सेम है, समझ में आई बात? अब बाबू अगर सरकार को धंधा करना ही था और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उनको सुटेबल नहीं लग रहा और गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल नहीं लग रहा, तो आपने पार्लियामेंट में स्पेशल कानून ही बना दिया, एक्ट ही पास कर दिया। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एसबीआई
कोई कंपनी एक्ट से बनी हुई कंपनी नहीं है। एसबीआई के ऊपर एक अलग कानून लगता है, एसबीआई एक्ट 1959, 1959 में कानून पास करके एसबीआई को बनाया गया। एलआईसी कोई कंपनी एक्ट में बनी हुई कंपनी नहीं है। एलआईसी 1956 में एक स्पेशल लॉ बना हुआ है, एलआईसी एक्ट 1956। एयर इंडिया कोई कंपनी एक्ट में बनी हुई कंपनी नहीं है बेटा, एयर इंडिया के लिए भी अलग कानून बना हुआ है। 3 बेस्ट एग्जांपल हैं, तीनों अलग अलग फील्ड के हैं। एविएशन सेक्टर से भी हमारे पास एग्जांपल है, इंश्योरेंस कंपनी के, बैंक भी है। एसबीआई, एलआईसी और एयर इंडिया, तीनों का नाम जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। अब तो एयर इंडिया बिक गई है, ठीक है, टाटा ने खरीद ली, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल अभी भी परसिस्ट करते हैं। समझ आती है बात? सर कुछ फीचर का डिस्कशन कर देता हूँ यहीं पर। बाबू अगर एक बार कोई स्पेशल एक्ट से आप बन चुके हो तो आपको फिर किसी भी लॉ की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। अब आप ये नहीं कह सकते एलआईसी को ठीक है आपका स्पेशल एक्ट पास हो गया, अब कंपनी एक्ट की भी फॉर्मेलिटी पूरी करके दो, कंपनी एक्ट के हिसाब से भी कंपनी बनो दोबारा, ये कोई बेवकूफियत है? बाबू एक बात बताओ, कंपनी एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। जब एलआईसी अलग से एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, तो कंपनी एक्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत है? एक अथॉरिटी ने आपको बना तो दिया। समझ में आई बात? क्लियर है बात? बाबू अगर इसमें किसी भी एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट हो रही है और सिलेक्शन होना है तो इसके लिए सिविल सर्वेंट रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सिविल सर्वेंट रूल पढ़ने पड़ते थे ना, यहाँ सिविल सर्वेंट रूल नहीं चलते, आपके खुद का लॉ आपके लिए बेटा इक्वल टू भगवद गीता और कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब है। इतना बड़ा है आपका खुद का कानून, उसमें ही लिखा होगा कि इसके एम्प्लॉय कैसे रिक्रूट होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ आपके खुद के लॉ में लिखा है। आपकी पावर्स क्या होंगी, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आपकी लिमिटेशन क्या होगी, आपके खुद के लॉ में लिखा है, किसी और लॉ को पढ़ना ही नहीं आपने, आपका लॉ ही सबसे सुप्रीम है आपके लिए। क्लियर है बात? समझ में आई? आओ जी विदाउट अ डिले स्टार्ट करते हैं। बाबू हमें वो एडवांटेज पढ़ा दो जो मैंने अभी छोड़ी थी गवर्नमेंट कंपनी की, पहले यही पढ़ा दो, पढ़ना पहली एडवांटेज अब क्लियर होगी हो। ठीक है, ठीक है, किससे कंपेयर करा जा रहा है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से कंपेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनी को, है ना। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पर वापसी। बेटा पहले इंट्रो फटाफट से, मैं इस लाइन के ऊपर प्रकाश और डालूंगा, एक लाइट और जला दूं। बाबू कहता है इट इज फुल फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। बेटा देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट इनको पैसा कब देती है, लिखा तो है ना फुल फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। जब एसबीआई बन रहा था, कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, एलआईसी बन रहा था, एयर इंडिया बन रहा था, तब सरकार ने पैसा दिया। सरकार दो ही सिचुएशन में आपको पैसा देती है, सिर्फ दो सिचुएशन में। एक तो बाबू जब आप बिल्कुल ताजे ताजे नए बने हो, तब तो फंडिंग आई नहीं आपके पास, तो शुरू कैसे करोगे ऑपरेशन? एक तो सरकार ने तब पैसा दिया, दूसरा अगर आपको लॉस हो जाए तो। तीसरी सिचुएशन में सरकार पैसा नहीं देती। मान लो सरकार ने 10,000 करोड़ देकर आपका शुरू किया और आपने एक के बाद एक ब्रांच एसबीआई ने सेटअप करनी शुरू कर दी और कमा रहे हो 2-3 हजार करोड़ रुपए प्रॉफिट आ रहा है साल, तो सरकार क्यों देगी फिर आपको? सरकार आपको या तो इनिशियल सेटअप के लिए पैसा देती है या लॉस होने की सिचुएशन में पैसा देती है, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है सरकार के पास आपको पैसा देने की। समझ में आई बात? तो बाबू अगर सरकार आपको पैसा नहीं देती तो थोड़ी सी ऑपरेशनल फ्रीडम भी रहती है भाई। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सरकार भर भर के पैसा देती है हर साल बजट से, तो जान भी लेके रखती है, हर चीज की जवाबदेही, हर चीज जानती है क्या कर रहा है कोई, कैसे कर रहा है। यहाँ जब पैसा नहीं आ रहा तो सरकार पूछती भी नहीं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जो भी एसबीआई के अपने डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो अपने आप देख रहे हैं, सरकार पूछती नहीं क्या कर रहे कैसे कर रहे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो पढ़ने शुरू करो सारे फीचर्स, प्रॉब्लम आएंगी मैं पक्का बता रहा हूँ, एक आध पक्का आएगी, पढ़ो। उत्तर प्रॉब्लम बताओ फटाफट से, 7th में इससे पहले कोई प्रॉब्लम शुरू की 6 बातें, कोई प्रॉब्लम? 7th प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ। बेटा कहता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अकाउंट ऑडिट करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी मैं बता देता हूँ क्या है। वो जितनी भी जगह पर आपको गवर्नमेंट दिखाई देगी ना, चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, चाहे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और सच में गवर्नमेंट कंपनी, मैं तीनों के लिए बात कर रहा हूँ,
इनके अकाउंट्स जनरली जो ऑडिट करता है उसे सीएजी बोलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ये। जब आप इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लेते हो, 10 साल की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब बहुत समझ हो जाती है, 10 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद आप स्पेशल काइंड ऑफ पेपर देते हो बेटा, जब वो पेपर क्लियर हो जाते हैं तो सीएजी अपॉइंट होते हो बेटा। सीएजी का काम होता है सरकारी विभाग के ऑडिट करना, जितने भी सरकारी हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट, जिसमें ये भी सब शामिल हो जाते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, चाहे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, तो सीएजी ऑडिट करता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, पास्ट में अगर आपने किसी भी घोटाले का नाम सुना है तो सब सीएजी नहीं पकड़े। कभी सुना है कोयला आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला? कुछ भी नहीं सुना? कॉमनवेल्थ सुना है? चलो मैं एक मिनट लेते हुए कॉमनवेल्थ घोटाला बता देता हूँ थोड़ा सा, तो पढ़ के देखना है एक बार डिटेल में, किसने पकड़ा था ये भी पढ़कर देख लेना। सीएजी नहीं पकड़ा था। और वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में अराउंड 2006-07 के आसपास कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में। पता है ये कि गेम हुए थे? मुझे नहीं पता, तुम्हें आइडिया कि नहीं? सर ऑडियंस के बैठने के लिए ऐसी ही चेयर आई थी जिस चेयर पे आप बैठे हो, एवरेज वैल्यू 500-600, बाबू कई लाखों कुर्सियां आई, ठीक है जी। मतलब सरकारों के ना घोटाले देखकर लगता था यार गधे हो गए हो क्या, मतलब अकल चाहिए नकल करने के लिए भी, कहाँ से पास हुए थे? ये 500-600 रुपये की कुर्सी आती है, एक दिन का रेंट दिखाया हुआ था 2 से 3 हज़ार। कॉमनवेल्थ गेम चले 4 महीने, कई लाखों कुर्सियाँ मल्टीप्लाइड बाय डेली रेंट 2 से 3 हज़ार, मल्टीप्लाइड बाय 120 दिन 30 दिन, एक्चुअल कॉस्ट इज 500, 2-3 हज़ार का डेली बेसिस पर रेंट दिखाया, 130 दिन का एक कुर्सी का, कई लाखों कुर्सी। ये सिर्फ कुर्सी की बात हुई। होटल के रूम रेंट में भी फ्रॉड कर रखा है। होटलों में रिक्वायर है सारे एथलीट्स को, प्लेयर्स को, ठीक है जी। अगर किसी का 7,000 रुपये बिल था तो 10,000 दिखा दिया, किसी का 7,500, 8,000, 10,000 था, बाबू और महंगा दिखा दिया, ये इसमें भी फ्रॉड। इवन टॉयलेट पेपर में फ्रॉड। जिस जगह पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी, ठीक है ना जी। बाबू जितने भी टॉयलेट पेपर रोल लग रहे हैं, 20 रुपये पर रोल आप बाय कर रहे हो, उसकी कॉस्ट 120 रुपये। पूरा घोटाला बढ़ के देखना, शर्म आ जाएगी आपको, ये हमारे देश की सरकारें हैं, ऐसे ऐसे फ्रॉड के। चलो खैर लेट इट बी। मैरिट्स, बाबू मैरिट्स बाद में पढ़ना, पहले डी मैरिट्स पढ़ लो बेटा, बिल्कुल चुप। डी मैरिट्स पढ़ लो, डी मैरिट्स चुपचाप से। डी मैरिट्स श्रेया पढ़ो बेटा, डी मैरिट्स पढ़ो। चलो जी बाबू बताओ प्रॉब्लम क्या है? कोई कह रहा है फर्स्ट, कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है थर्ड, कोई फोर्थ। यार ये कहाँ से प्लानिंग सीखते हो तुम, इतनी बदतमीजी वाली। चलो जी फर्स्ट पढ़ो वही पहले। कहता था ऑटोनॉमी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम्स सेक, प्रैक्टिकली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द पॉलिटिकल पार्टी ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशन। ये ऑफ दीज वर्ड 2 बार आया है, ये गलती से है। अब वो कहता है जिस ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हो ना कि पब्लिक कॉर्पोरेशन को है, इट इज ओनली फॉर नेम सेक, ये सिर्फ नाम सारे की फ्लेक्सिबिलिटी है। कहता है कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा उठाती रहती है इनका। चलो मैं फ़ायदा उठाने की बात कर देता हूँ, मुझे लगेगा कि मैंने समझा दिया आपको। बाबू इंडिया में ना 2-3 लोगों को ना लोन मिलता नहीं है, इन्हें नेगेटिव प्रोफाइल बोला जाता है। किसी भी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को लोन नहीं हो सकता, नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हो तो लोन हो भी जाएगा, पर ज़्यादातर नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा देखा गया पास्ट में कि पॉलिटिशियन कभी लोन पे नहीं करते, ना पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, उन्हें पता उनका कुछ होना नहीं, लोन भी नहीं देते, तो नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है। अब आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर आपने आज तक एक भी पॉलिटिशियन देखा होगा ना जिसको लोन हुआ होगा, उठाकर देख लेना उसका बैंक क्या होगा, SBI। बिल्कुल कड़क बात है, एक्चुअल बात है। तो बाबू ये कैसे हो गया, SBI से कैसे हो गया, बाकी किससे क्यों नहीं हुआ? होना ही नहीं था, बाकी कोई करेगा नहीं, SBI में थोड़ी सोर्स चल जाएगी, हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चल जाएगी।
कहीं ना कहीं ऊपर किसी मिनिस्टर की कॉल चल जाएगी, वहां पर तो सरकारी है ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। समझ आई बात? आगे बढ़ाते हैं जी बात को। सेकंड वन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, अरे ये भी पूछ रहे हो। Public corporation do not have to face any competition and are not guided by the profit motive. The losses of the public corporation are made good by the government. बाबू कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है, सरकारी संस्था बनाई है आपने, एक बात बताओ, प्रॉफिट के लिए बनाई है? सरकार का मोटो क्या होता है, आपको आइडिया है? सरकार का मोटो होता है सोशल वेलफेयर, ना कि बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चाहे आपने SBI बनाया, चाहे LIC बनाया, ये आपने बेटा लोगों के भले के लिए बनाया। वो बात अलग है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हो, पर बनाया आपने लोगों के भलों के लिए। अब लोगों का भला करते करते कई बार आपको लॉस आ जाता है, और अगर लॉस आए तो सरकार आपके लॉसेस को गुड करेगी। मैंने आपको बताया भी था, सरकार दो ही सिचुएशन में पैसा देगी, या तो इनिशियल सेटअप के लिए या लॉस आने पर। अच्छा, अब SBI को सोचो, सरकार कोई भी स्कीम लाती है, मान लो कहती है कि हम सब्सिडाइज रेट पे लोन देंगे, आप क्या करो, घर बनाओ। सरकार का एक मिशन है ना कि सबको घर देना था सरकार ने 2023-24 तक, ठीक है। मान लो अभी वो हुआ नहीं होगा, और हुआ भी नहीं एक्चुअली में, पूरा एक्सटेंड कर दिया उसको, 2027 कर दिया, सबको घर देना है। भैया सबको घर कैसे दोगे? प्राइवेट बैंक को 10-10% ब्याज मांग रहे होम लोन पर, SBI सबसे सस्ता होम लोन देगा, कोई ना दे, कोई भी ना दे, तब भी SBI सबसे सस्ता देगा। क्यों? सरकार की जितनी पॉलिसी होती है इंप्लीमेंट इन्हीं के थ्रू होती है, और सरकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट करते करते लॉस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए, क्या करेगी सरकार? आपके लॉसेस को गुड करेगी, आप टेंशन मत लो। सबसे सस्ता ट्रैवल, सबसे सस्ते एयर फेयर, बेटा एयर इंडिया गई थे। सबसे सस्ती इंश्योरेंस कंपनी आज भी LIC है, सबसे सस्ती। समझ में आ रही है बात? और सबसे सस्ता बैंक भी बेटा अगर लोन के मामले में है तो SBI से सस्ता कोई बैंक नहीं है इंडिया में, कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो आपका मोटो पैसा कमाना नहीं है, लोगों का भला करना है, और भला करते करते लॉस आएगा तो सरकार देखेगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू थर्ड वन कहता है, द ऑब्जेक्ट्स एंड द पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग दैट। अमेंडिंग दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। लोग उत्तर समझो इसको भी। अच्छा एक बात बताओ, जब SBI एक्ट 1959 में पास हुआ, SBI की बहुत सारी पावर्स लिखी गई, बहुत सारी लिमिटेशन ऑब्जेक्टिव लिखे गए। बाबू एक बात बताओ, उस टाइम पर कहीं भी SBI एक्ट में लिखा होगा कि SBI नेट बैंकिंग की तरीके से सर्विस देगा? उस टाइम पर 1959 में सोचा क्या होगा इंटरनेट बैंकिंग के बारे में? था इंटरनेट? सोचा क्या होगा? नहीं सोचा क्या होगा। अच्छा, अगर मान लो ईयर 1990 के आसपास इंटरनेट का इमर्जेंस हुआ, और उसके बाद बेटा इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देने की सोची SBI ने, तो दे पाओगे? आपके कानून में तो लिखा नहीं, तो बाबू कानून को चेंज करना पड़ा होगा ना। और कानून कैसे चेंज करोगे? ये किताब है कानून की, आपने काटा नहीं, नहीं नेट बैंकिंग फैसिलिटी लिख देता हूँ आपसे, ऐसे कानून चेंज होता है। जिसने बनाया है उसी अथॉरिटी को पावर है चेंज करने की। आपको पार्लियामेंट ने बनाया था बाबू, दोबारा पार्लियामेंट के दरवाजे खटखटाने पड़े होंगे, दोबारा लोकसभा में डिस्कशन हुआ होगा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन, तब जाके कानून चेंज होता है। तो बाबू वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव पावर में चेंज कराना है, अमेंडमेंट करानी है, तो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होगी, और एक्ट को अमेंड कराना आसान काम नहीं है, पार्लियामेंट वेली नहीं बैठी है आपके लिए। समझ में आ गई बात? पार्लियामेंट वेली तो नहीं है ना, या वेले हैं MP सारे? कह रहे हैं वेले, चलो सच मत बोलो इतना। बाबू लास्ट वन पढ़ना, कहता था गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसीज। बाबू वैसे मैं बता देता हूँ, मैंने 10-5 पे कहा था मैं खत्म हो जाएगा, इतना मजाक की नहीं, 10-15 ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और अभी मेरिट्स रहती है, ठीक है ना। मतलब मैंने कहा बता दूँ एक बार, आपको याद कर तो भूल ना गए हो कहीं। मैं ऐसे ही कहता हूँ, जब मुझे बहुत बड़ा टॉपिक कराना हो ना, मैं ऐसे बताऊँगा बस 5 मिनट में बेटा छुट्टी। बच्चे बेचारे घुस रहते हैं मेरे से, बच्चे कहते हैं अच्छा 5 मिनट छुट्टी, बिल्कुल अटेंटिव होके पढ़ रहे थे ये, जैसे जैसे 10-10 हुए इनकी कमर झुकती शुरू हो गई, कोई नहीं आता हो जाता है। बाबू कहता है गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ, बस ये आज का लास्ट पॉइंट है, एडवांटेजेस कल देखेंगे। द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसीज।
बेटा कई बार ना आप देखोगे कि ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और क्या करते हैं बेटा, ये अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो एसबीआई ना जब डिमांड ड्राफ्ट बनाता था तो 30 रुपये कमीशन लेता था पर डिमांड ड्राफ्ट। मैं अमाउंट को थोड़ा स्मॉल रखूंगा ताकि कंसेप्ट दिमाग में जाए, अमाउंट का क्या करना है, करोड़ों में बोल लो उस चीज को, ठीक है। आप एसबीआई में गए डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, मैंने एग्जांपल भी दिया था सर डिमांड ड्राफ्ट का कि मेरे को अपने इंस्टीट्यूट को डिमांड ड्राफ्ट भेजना होता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी पुराने टाइम में डीडी लेते थे, जब केस स्टडी आई थी तो मैंने डिस्कस किया था। बाबू एसबीआई में आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गए, एसबीआई ने कहा जी हर डिमांड ड्राफ्ट में हमारी कमीशन 30 रुपये। मान लो पूरे साल भर में पूरे इंडिया में जितने भी एसबीआई हैं उन्होंने ना 1000 ही डिमांड ड्राफ्ट बनाए, कितने रुपए कमाए, मतलब एसबीआई ने डीडी के थ्रू कमीशन कितनी कमाई, 30,000। अब बाबू आप भी जानते हो इस बात को, मैं भी जानता हूँ, एसबीआई जितना वेट कराता है ना डीडी के लिए शायद ही कोई बैंक कराता हो। मतलब ऐसे बता देता हूँ, अगर आप लॉ जानते हो, एज पर लॉ 10 मिनट के अंदर अंदर डीडी देना है। मैं किसी दूसरे बैंक में जाता था या मैं कभी कह रहा एसबीआई में तो नहीं गया डीडी बनवाने, ठीक है डीडी मैंने पैसे दिए, मैंने कहा जी डीडी चाहिए, बाबू जिसको ना पता हो उसकी तो बैंड बहुत बचती है इंडिया में। बैंक वाले कहते हैं ठीक है जी 3 बजे आना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बंदा कुछ बोलता नहीं, जी सर बिल्कुल 3 बजे आएंगे, ठीक है ना। जब हम जाते थे तो पहले ही सामने वाले को पता होता था आईसीआई के फेवर में बनवा रहा है, सीए है खुद आदमी, तो बंदा पहले ही डर के बोलता है। अगर कभी कोई कह भी देता था मुझे गलती से 1 घंटे बाद ले जाना, मैंने कहा तेरे पे 10 मिनट है, शुरू हो गए, मुझे ना बता, तू देख कैसे बनाना है, कब बनाना है, 10 मिनट बाद तुझे मैं बताऊंगा, ना बना तो डीडी। समझ गए। अब एसबीआई के हालात क्या हैं, एसबीआई के हालात वही हैं, आफ्टर लंच टाइम, हर चीज कब होगी, लंच टाइम के बाद होगी, ठीक है ना जी। आप 10 बजे भी पहुंच जाओ, ये डीडी बनवाना है, उन्होंने कहा ना लंच टाइम के बाद आना। जब आप इतना तड़पा दोगे लोगों को तो लोग डीडी बनवाएंगे अगले साल, कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी गिरेगी ना। अब वो क्वांटिटी गिरना है एसबीआई को भी पता है, आया ना मैं पीछे तीनों की टांगे तोड़ूंगा। बाबू एसबीआई बहुत अच्छे से जानता है कि ये नंबर ऑफ डीडीज अगले साल गिरेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रैक्टिसेस फॉलो करी हुई हैं कि लोग परेशान होते हैं। बाबू ये अपनी प्रैक्टिसेस तो सुधारते नहीं हैं, बस करते पता क्या है, ताकि आंखों पे पर्दा पड़ जाए सरकार के लिए। बाबू अगले साल डीडी बने 800, लेकिन ये अगले साल पहले ही प्राइस बढ़ा चुके थे डीडी की कमीशन का, यानी कि पैसा इकट्ठा हुआ 32,000। अब हुआ क्या प्रैक्टिकली, सरकार ने देखा पिछली बार डीडी से क्या कमाया 30,000, इस बार डीडी से क्या कमाया 32,000, अच्छा जी ग्रोथ पे है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एंगेज रहते हैं। इट मे चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसीज, ये प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं, अपनी इनएफिशिएंसीज छुपाते रहते हैं। ये नहीं दिख रहा कस्टमर गिर रहे हैं, दिखेगा ही नहीं कभी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कलेक्शन तो पहले के मुकाबले में ज्यादा हो रहा है ना। स्मार्ट गेम, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है जी। मैरिट्स बचती हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।